इस केस में डीजल और पेट्रोल के जो ड्रम है वो उनसे आग लगाई गई थी। लाठी, डंडे, बर्छी, डेडली वेपन्स यूज़ किए गए थे। तो जज साहब ने बोला आप किसकी तरफ से हो? मैंने कहा जी मैं विक्टिम्स की तरफ से हूँ। बोला आपका वकालतनामा कहाँ पर है? जो आरोपी थे जो इस केस के, उनके समर्थन में उनकी कम्युनिटी के सभी गाँवों के लोग इकट्ठा हो गए, खापें इकट्ठा हो गई, पंचायतें इकट्ठा हो गई और प्रशासन पे दबाव डाल दिया कि अगर गिरफ्तारी की गई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की थ्रेट्स दी कि इस तरह कहा कि फलानी को बिठा दिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा देख लो, कुमारी शैलजा का नाम। हाँ। तो इतना सुनते ही सारे जितने भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे सारे एकदम ठंडे हो गए। मिर्चपुर रजत जी एक ऐसा कांड है जिसको नेशनल मीडिया ने खूब कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। दलित बस्ती को जलाया गया, एक पिता उनकी बेटी को जलाया गया और लोगों ने पलायन किया। तो इस केस की थोड़ी हिस्ट्री में जाएंगे, कैसे आप इस केस से जुड़े, कैसे आपने केस लड़ा और क्या क्या परिस्थितियां उस वक्त आई, सजा तक कैसे पहुंचे जिन लोगों को आपने सजा दिलाई? देखिए मिर्चपुर कांड 21 ऑफ जून 2010 की बातें हैं और उस समय मैं हांसी कोर्ट में ही था, फादर के चैम्बर में ही था और मेरे फादर के एक दोस्त हैं, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में, और वो जाट कम्युनिटी से थे और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे फादर के, टीचर थे वो। मिर्चपुर में टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको टीचर्स का गांव भी बोला जाता है। तो मेरे फादर के पास अक्सर आते जाते थे। तो उस टाइम छोटे फ़ोन चलते थे 2010 में। तो मेरे फादर के जो मित्र थे उनके पास कॉल आया तो वो उस समय खुशी से चिल्लाने लगे, ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हालांकि वो बड़े प्रोग्रेसिव और लिबरल सोच के थे, कास्टिज्म को मानते थे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो फ़ोन पे समाचार सुना उससे बड़े खुश थे वो। और उन्होंने समाचार ये सुना कि वाल्मीकियों की बस्ती में आग लगा दी गई है और 3 वाल्मीकियों को जिंदा जला दिया। तो बड़े खुश हुए। हमने पूछा मास्टर जी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ये वाल्मीकियों ने खून पी रखा था, आज उनको सबक सिखा दिया, उनकी बस्ती जला दी और 3 मार दिए। तो ये हम लोगों ने खबर सुनी तो हम लोग बड़े शॉक्ड थे कि मतलब इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम हुआ है एंड जो ये इंसान है ये बड़ा खुश हो रहा है। तो उसके बाद ये खबर बहुत बुरी तरह फैल गई और नेक्स्ट डे मुझे बड़ा बुरा लगा कि हमारी कम्युनिटी के साथ इस तरह हुआ है। तो मैंने अपने कुछ दोस्त जिनमें एडवोकेट्स थे, एडवोकेट्स के असिस्टेंट थे, कुछ लॉ स्टूडेंट थे, हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक मेमोरेंडम तैयार किया कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, कंपनसेट किया जाए। तो जो उस टाइम एसडीएम साहब थे उनको हम लोगों ने एक एजिटेशन करके वो ज्ञापन सौंपा और उसके बाद फिर मैं शांत हो गया। मुझे लगा कि बड़े लोग संभाल लेंगे सब कुछ। लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद उसमें लगातार न्यूज़पेपर्स में खबर आ रही थी कि मिर्चपुर कांड हुआ, लोग मारे गए, अभी भी डेड बॉडी का संस्कार नहीं हुआ है, लोग सड़कों पर बैठे हैं, कुछ लोग सड़क गांव छोड़कर सेक्रेटेरिएट में आ गए हैं। इन द मीन टाइम मेरे को पता चला कि कुछ लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में लाया गया। अच्छा। तो कोर्ट में जब हम लोग पहुँचे, मैं अपने 1-2 साथियों के साथ कोर्ट में गया तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। इतने बड़े केस में आरोपियों को कोर्ट में पकड़ के लाया गया। पुलिस जो है पुलिस रिमांड की जगह, इतने बड़े केस में पुलिस रिमांड मांगना चाहिए था, जो वेपन्स है उनकी रिकवरी होनी चाहिए थी, दूसरे आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिमांड मांगना चाहिए था और भी बहुत सारे सबूत होते हैं घटनास्थल पर, उनको इकट्ठा करने के लिए भी सारी की सारी पुलिस रिमांड की ज़रूरत होती है। लेकिन पुलिस ने फ्लैटली जुडिशल रिमांड मांगा हुआ था। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य महसूस हुआ कि पुलिस इतना डेलिबरेटली नेग्लिजेंटली इस मामले में कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मैं उस टाइम उस केस में ऑफिशियल वकील नहीं था। अच्छा। तो मैंने जज साहब थे उसमें, जज साहब को कहा मैं जज साहब इस केस में तो पुलिस रिमांड होना चाहिए। इस केस में डीजल और पेट्रोल के जो ड्रम है वो उनसे आग लगाई गई थी, लाठी, डंडे, बर्छी, डेडली वेपन्स यूज़ किए गए थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो इनसे उगलवाना चाहिए पुलिस रिमांड के दौरान, ये तो मांग ही नहीं रहे हैं। तो जज साहब ने बोला आप किसकी तरफ से हो? मैंने कहा जी मैं विक्टिम्स की तरफ से हूँ। बोला आपका वकालतनामा कहाँ पर है? मैंने कहा जी मेरा वकालतनामा तो अभी नहीं है, लेकिन मैंने संपर्क किया है, वो लेके आ रहे हैं। तब तक आया नहीं था आपका? नहीं, एक्चुअली मैंने बात भी नहीं की थी। अच्छा। मैंने विक्टिम से बात भी नहीं की थी। तो जज साहब ने कहा आपने जो बोला है सारी बातें ठीक हैं, लेकिन
अनटिल अनलेस आपका वकालतनामा फाइल पे नहीं आएगा ना, तब हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की डिस्क्रिशन है कि वो पुलिस रिमांड मांगे या ना मांगे। मैं योर ऑनर ये तो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, मतलब वट एवर। अच्छा, हम इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन नहीं कर सकते जब तक कि कोई हमारे पास लिखित में कुछ ना हो। फिर मैंने सोचा कि ये तो पुलिस सारा का सारा केस खराब कर देगी। फिर मैं मिनी सेक्रेटेरिएट में हिसार में, वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हुए थे, वहाँ पर मैं गया। मैंने उनको सारी जो ग्राउंड रियलिटी जो थी कोर्ट्स में हो रहा था पुलिस के द्वारा, वो सारी की सारी उनको बताया कि इस तरह से अगर आपने इस केस में आप सड़कों में बैठे हो, आप डिमांड करो, लेकिन कोर्ट में भी आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। आप मुझे केवल वकालतनामा लिख के दो, अथोराइज करो कि मैं आपका केस लड़ सकता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि मैं मुझे कुछ जानता नहीं था उस टाइम, लेकिन मेरे फादर की वजह से उन्होंने मुझे वकालतनामा साइन करके दिया। और उसके बाद जो है मिर्चपुर केस में मैं ऑफिशियल वकील हुआ, और उसके बाद हमने लड़ाई लड़नी शुरू की, और जो उसको है ना हम एक कंक्लूजन तक लेके आए, उसमें हम लोगों ने सजाएं कराई। लेकिन इसमें एक चीज बीच में ये भी जानना चाहूंगा कि केस मिर्चपुर गांव में हुआ, यहाँ हिसार में सुनवाई चल रही है, इसको दिल्ली कैसे ट्रांसफर किया गया? क्या परिस्थितियां बनी कि रोहिणी कोर्ट में इसकी सुनवाई करानी पड़ी फिर? देखिए, मिर्चपुर केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कराने की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, इसमें मैं इनकी तरफ से ऑफिशियली वकील बना विक्टिम्स की तरफ से, और इस केस में करीबन 130 लोगों को फर्स्ट उसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक्चुअली पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट जो थी, उस समय जो गवर्नमेंट थी वो उसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम साहब थे, और जो उस टाइम डीजीपी थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे, वहाँ के डीसी थे, सभी के सभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे। तो ऊपर से जो आरोपी थे जो इस केस के, उनके समर्थन में उनकी कम्युनिटी के सभी गांवों के लोग इकट्ठा हो गए, खापे इकट्ठा हो गई, पंचायतें इकट्ठा हो गई, और प्रशासन पे दबाव डाल दिया कि अगर गिरफ्तारी की गई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की थ्रेट्स दी गई। तो हमारे एक दिल्ली के साथी थे, एनजीओ उनकी थी ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, तो सीनियर एडवोकेट थे कॉलिन गोंजाल्विस, उनसे हम लोगों ने संपर्क किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने मिलकर एक पटिशन फाइल की। तो उसमें पहले तो हमने रिहेबिलिटेशन की मांग की, और उसके बाद ये कहा कि इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को ज़बरदस्त फटकार लगाई कि आप पे अरेस्ट नहीं किए जाते तो हम सेंट्रल की एजेंसीज को केस दे देते हैं, वो अरेस्ट करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 130 लोग अरेस्ट किए। इन्वेस्टिगेशन में 103 लोग जो थे वो बतौर आरोपी पुलिस ने रखे, जिसमें से 5 लोग जुनाइल थे। अच्छा, और उनको गिरफ्तार किया गया। और जो इन्वेस्टिगेशन थी, फर्स्ट चालान जो इस केस का था 42 लोगों के खिलाफ, क्योंकि जुडिक्शन हिसार कोर्ट की थी, तो हिसार की सेशन कोर्ट में जो था वो चालान दिया गया वहाँ पर। और जैसे चालान दिया गया तो आउट ऑफ वे जाके आनन फानन में चार्ज फ्रेम करवा दिए सरकारी वकीलों ने, और केस को एविडेंस की स्टेज पे ले आए, क्योंकि चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो जाए, निपटारा भी कंप्रोमाइज के वे में। और उन दिनों नवंबर 2010 की बात थी, उसमें मेरे 11 विटनेसेस के समन आए हुए थे, और उनसे मेरी बात हुई। वो हिसार कोर्ट में थे। तो जब मैं उनसे कोर्ट में मिलने के लिए गया, तो मेन कंप्लेनेंट करण सिंह थे, जो जिस जहाँ से केस शुरू हुआ था। तो करण सिंह से मैं जब बातें करने लगा, तो उस समय आप नहीं मानोगे, कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर 500-600 लोग थे, आरोपियों के समर्थक, खाप पंचायतों के लोग, और मेरे सारे विटनेसेस को उन्होंने घेर रखा था। उनके बीच उनको भेद के मैं जो अपने विटनेस के पास जाना पड़ा, और जब मैं विटनेस से बात करने लगा तो मेरे को वो धमकाने लगे कि भी तू कौन है। मैंने कहा मैं जिसका वकील हूँ, और इसकी गवाही है, आज गवाही करानी है। मुझे नहीं पता था वो उसको 1 ओवर करके लेके आए हैं, डरा के धमका के। विटनेस इतना टेरराइज था कि वो एक शब्द बोलने के हालत में नहीं था। तो जब मैंने उसको कहा कि मैं तो उसकी गवाही कराऊंगा और पॉजिटिवली कराऊंगा, तो उन्होंने वहीं पे कोर्ट के बाहर ही मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी। अच्छा, मारपीट शुरू कर दी।
तो मैंने वहाँ पे तुरंत भाग के और कोर्ट के अंदर गया, जज साहब को बताई, मैं जज साहब इस तरह विटनेसेस को थ्रेट किया जा रहा है, उनको 1 ओवर करके लेके आए हैं और मुझे मेरे साथ भी मैन हैंडलिंग की है, मेरे साथ भी मारपीट करने की कोशिश की है, मुझे धमका रहे हैं। तो जज साहब बोले वकील साहब ऐसा है, इसमें तो विक्टिम्स जो विटनेसेस हैं वो आके बोलेंगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ, आपके कहने से तो कुछ नहीं कर सकता मैं जी मेरे साथ भी की है। तो बोला पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। मैं जी पुलिस का तो आपको पता ही है सारा का सारा क्या चल रहा है। बोला फिर मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पर मेरे देखते ही देखते विटनेसेस को 1 बाय 1 कोर्ट में लाया गया और जो सरकारी वकील होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करना, उनके केस को कंडक्ट करना, वो एक्यूज्ड के वकीलों के साथ खड़े हुए थे। इवन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी उस टाइम का जो था वो एक्यूज्ड के वकीलों के साथ खड़ा हुआ था और मेरे 11 विटनेसेस जो हैं वो हॉस्टाइल करा दिए गए। अच्छा, मुझे अपना पक्ष रखने को भी अलाउ नहीं किया गया। ये कहा कि कंप्लेनेंट के काउंसिल तो कंडक्ट कर नहीं सकते, जबकि लीगल प्रोविजन मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब वो विटनेसेस हॉस्टाइल हुए तो जज साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि वकील साहब अगर आपको लगता है कि आपके विटनेसेस को थ्रेट किया जा रहा है, वो यहाँ पे सही बात नहीं रख पा रहे हैं, तो कानून पढ़िए आप। 406 जो है सीआरपीसी का, उसमें एप्लीकेशन दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफ़र कराओ, स्टेट से बाहर ट्रांसफ़र कराओ, आपकी मर्जी है। फिर हम लोगों ने 406 में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली। जो ऑलरेडी पटिशन हमारी डली हुई थी उसमें मैंने अपना एफिडेविट जो मेरे साथ हुआ था वो लिख के दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लेके हिसार के सेशन जज को कहा कि एडवोकेट ने जो अपना एफिडेविट दिया है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये वेरीफाई कीजिए। तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जज से मिले। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि हाँ वकील हमारे पास आए थे, ये कंप्लेंट की थी और बहुत डरे हुए थे। उस आधार पे केस को ट्रांसफ़र करने की सुप्रीम कोर्ट ने फिर बात रखी। तो हरियाणा सरकार चाहती थी अगर ट्रांसफ़र हो ही रहा है, तो उनको लगता था कि ट्रांसफ़र तो होगा, तो हरियाणा का सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल्स थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करा दो। मैं जी चंडीगढ़ तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, अगर चंडीगढ़ तो सब कुछ सारी सरकार चंडीगढ़ ही बैठी है, आप इसको दिल्ली ट्रांसफ़र कीजिए। तब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में इस केस को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, एक वाक्य और है कि बीच में जब दिल्ली में सुनवाई चल रही थी तो वहाँ की एक जो जज थी वो विजिट के लिए आई और वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति घटी कि भागना पड़ा आप लोगों को और जज को भी कुछ मिसगाइड किया गया। जी, सीआरपीसी में जज साहब को पावर है कि वो स्पॉट इंस्पेक्शन कर सकती है। तो कुछ गवाह जो थे वो कोर्ट रोहिणी कोर्ट में एग्जामिन हो गए थे और जज साहब ने इच्छा जाहिर की कि मैं स्पॉट इंस्पेक्शन करना चाहती हूँ। अच्छा, तो डे फिक्स हुआ, अगस्त 2011 का कोई डे था, 14 था या कुछ ऐसा डे था। उस दिन का डे फिक्स हुआ। जज साहब ने सुबह हाँसी पहुँचना था, हाँसी रेस्ट हाउस, और जज साहब हाँसी रेस्ट हाउस पहुँचे। हाँसी रेस्ट हाउस पहुँचे तो जो आरोपी पक्ष के दिल्ली से 50-60 वकील उनके साथ थे। तो जज साहब रेस्ट हाउस में मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि आप कंप्लेनेंट के वकील हो, आप मुझे मेरे साथ रहना है और आपने मुझे वो जगह दिखानी है जहाँ जहाँ पे आगजनी की घटनाएं हुई थी। तो हम लोग वहाँ से चले, हमें भी एक सरकारी गाड़ी दी गई, मेरे साथी एक वकील और थे, मैं और वो उस वक्त गाड़ी में थे। तो हाँसी के हिसार रेंज के आईजी, हिसार के एसपी, हाँसी के एसपी, 5-6 डीएसपी, पूरी पुलिस फोर्स 2-3 बस भर के और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहाँ पे पहुँचे। सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी और वहाँ पे जज साहब ने 1 बाय 1 मैंने उनको मकान दिखाना शुरू किया। तो वहाँ पे एक ख़ास बात ये हुई कि ऐसा अक्सर होता है हरियाणा में जहाँ भी कोई बड़ी इंसिडेंट होती है कि आरोपी पक्ष के कुछ पढ़े लिखे लोगों को कि एक है ना सरकार कमेटी बना देती है, उसको नाम दिया था शांति कमेटी का। मिर्चपुर में ना कुछ मास्टरों की कमेटी बना दी, उनको नाम दे दिया शांति कमेटी का। अब शांति कमेटी का मतलब जो विजिबल पर्पस था वो तो ये था कि भाई गांव में दोबारा कोई इस तरह की बात ना हो, लेकिन जो हिडन पर्पस था वो ये था कि एनी हाउ यू हैव टू ब्रेक द विटनेसेस। भाई किसी भी तरह इनको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कंपेल करो आप, चाहे पैसे देने पड़े, चाहे धमकाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वो शांति कमेटी के जो लोग थे, जब मैं जज साहब को दिखा रहा था तो शांति कमेटी के लोगों ने मुझे धमकाना शुरू किया कि आप गांव का माहौल ख़राब कर रहे हो,
अरे माहौल क्या ख़राब कर रहा हूँ भाई, मैं तो जज साहब को असिस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे को ड्यूटी, मेरी कोर्ट की ड्यूटी है वो कर रहा हूँ। उसके बाद जो सीआईडी का वहाँ पे जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो मुझे धमकाने लगा, बोला हमारे पास इनपुट है, आपकी वजह से यहाँ पे दंगा होने वाला है, और धक्के मार मार के मेरे को कहा आप ना फालतू बकवास मत करो। तो मैंने उससे कहा कि भाई विल यू प्लीज शट अप, लेट मी डू माई वर्क यार, मैं जज साहब को बता रहा हूँ। तो इतनी देर में ही वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया। जज साहब के कान में कुछ शब्द डाले गए कि यहाँ पर दंगा होने वाला है, और विद इन सेकेंड सभी ऑफिसर्स जज साहब के साथ सारे के सारे अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग गए। अब मैं रह गया और मेरा वकील रह गया, हमको ये भी नहीं पता था हमारी गाड़ी कहाँ है। और वहाँ पे खड़े हुए थे वो डोमिनेंट कम्युनिटी के बहुत सारे लोग गुस्से में, और जो मिर्चपुर कांड के पीड़ित थे, जो हॉस्टाइल थे, जो उनके फेवर में थे वो लोग, और वो हम पे चिल्ला रहे थे, थ्रेट कर रहे थे, इन लोगों की वजह से सारा माहौल ख़राब हो रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, इसको पकड़ो पहले। और वो लोग हमारे पीछे भाग गए। मैं श्री जी था मेरा दोस्त, मैं श्री जी भागे, हंस नहीं थी मारेंगे, हम आगे आगे भागे, वो हमारे पीछे पीछे थे। लास्ट में एसडीएम हाँसी की गाड़ी आई, वो मेरे को जानते थे क्योंकि मैं भी हाँसी में उनके कोर्ट के पास ही प्रैक्टिस करता था। तो उन्होंने चलते चलते गनमैन को कह के गाड़ी रुकवाई और फटाफट मुझे गाड़ी में बिठा के वहाँ से भगा के ले गई। नहीं तो उस टाइम हम लोगों की, हम दोनों वकीलों की मॉब लिंचिंग होना तय था वहाँ पर। और ये सब जज की विजिट के दौरान हुआ है? जज की विजिट के दौरान हुआ सारा का सारा।